दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोगों ने कल तक देखा था कि अपन ने कुछ सिस्टम्स देखे थे किस तरह से जो ब्रिटिशर्स है वो अपने कंट्री साइड मतलब विलेजेस साइड में कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की ट्राई कर रहे थे, किस तरह से वो लोग अलग अलग सिस्टम्स ला रहे थे जिस तरह से वो अपने फार्मर्स पे कंट्रोल ला सके। बट हुआ क्या, हर सिस्टम कुछ ना कुछ वजह से फेल हो गया। फिर अपन ने देखा था कि यूरोप में बहुत सारे क्रॉप्स की बहुत डिमांड थी, वैसे ही एक है ना ब्लू डाई की डिमांड थी। अब ये ब्लू कलर आता कहाँ से था, एक प्लांट था जिसका नाम था इंडिगो, उसके द्वारा ये तुम लोगों को ब्लू कलर मिलता था। तो उस टाइम पे ना इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। चलिए अपन रीड करते हैं व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों बढ़ने लगी। द इंडिगो प्लांट ग्रो प्रिलिमिनरी इन द ट्रॉपिक्स, ऐसा बोल रहे हैं इंडिगो जो प्लांट है ना वो कहाँ ग्रो किया जाता है, जहाँ पे थोड़ा गर्मी वाला सीजन हो ना, जहाँ पे थोड़ी गर्मी रहती हो वहाँ पे ये प्लांट ग्रो किए जाते हैं। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डू डाई क्लोथ, ऐसा बोल रहे हैं टू डाई क्लोथ। क्या बोल रहे हैं कि 13th सेंचुरी के बाद इंडियन इंडिगो का जो कलर है, इंडियन इंडिगो प्लांट से जो कलर मिलता है वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में थे वो लोग उसको यूज़ करने लगे। क्यों करने लगे, कपड़े को डाई करने के लिए, कपड़े को कलर करने के लिए। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रिच द यूरोपियन मार्केट एंड इट वॉज वेरी हाई, इस प्राइस वॉज वेरी हाई। ऐसा बोल रहे हैं यूरोपियन मार्केट में इतना ज़्यादा इंडिगो नहीं पहुंच पाया क्योंकि है ना जो इंडिगो था ना उसका प्राइस बहुत हाई था। तो यूरोपियन के जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स है ना उन लोगों ने क्या सोचा कि हम है ना ये इंडिगो नहीं यूज़ करेंगे, हम उसकी जगह वोड यूज़ करेंगे। वोड भी वायलेट कलर अपन को देता था, बट अगर है ना, और है ना वोड है ना टेम्परेट जोन में भी बनाया जा सकता था और उसको बनाना भी आसान था कंपैरेटिवली टू इंडिगो। तो हुआ क्या ना, ये लोगों को डर था ये यूरोपियंस को कि यार इंडिगो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिगो के साथ कंपटीशन में वुड खड़ा नहीं रह पाएगा। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग है ना हमारे गवर्नमेंट को बोलेंगे कि यूरोप में इंडिगो को बैन कर दो। तो उस टाइम पे 13th सेंचुरी की अपन बात करें तब ब्रिटिशर्स आए नहीं थे इंडिया में, तब है ना इंडिगो को बैन कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर इंडिगो एज अ डाई। इंडिगो प्रोड्यूस high rich blue color whereas the dye from wood was pale and dull. By the 17th century European cloth producer persuaded the government to relax the ban on indigo import. The French began cultivating indigo in Saint Domingue in Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantation also came up in many parts of North America. क्या बोल रहे हैं, भले एक बार के लिए यूरोप में इंडिगो को बैन कर दिया गया, बट जो है ना क्लॉथ डायर्स मतलब जो क्लॉथ को डाई करते हैं, क्लॉथ को कलर करते हैं, वो लोग इंडिगो को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि इंडिगो से जो कलर मिलता था ना, इंडिगो से जो कलर मिलता था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर था। जबकि तुम लोगों को जो वुड से कलर मिलता था ना वो थोड़ा सा हल्का और फीका कलर था। तो 17th सेंचुरी के बाद यूरोपियन वाले खुद अपने गवर्नमेंट के पास गए और बोला कि तुम एक काम करो, ये जो तुमने बैन लगाया इंडिगो से वो हटा दो। धीरे धीरे सब लोगों ने इंडिगो का प्रोडक्शन चालू किया। फ्रांस ने सेंट डोमिंगो में, कैरेबियन आइलैंड में एक जगह है, वहाँ पे अपना ये इंडिगो का कल्टीवेशन चालू किया। स्पेनिश ने वेनेजुएला में चालू किया, पोर्तुगीज़ ने ब्राज़ील में चालू किया, इंग्लिश ने जमाइका में चालू किया। इस तरह से इंडिगो का प्लांटेशन बहुत सारी जगहों में धीरे धीरे ग्रो होने लगा। नॉर्थ अमेरिका में भी इस तरह से ग्रो हुआ। By the end of 18th century, the demand for Indian indigo grew further. ऐसा बोल रहे हैं 18th सेंचुरी के बाद जो इंडियन इंडिगो है ना उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically. क्या बोल रहे हैं, अब 18th सेंचुरी तक तो अब ब्रिटिशर्स अपने इंडिया में आ चुके थे, वो लोगों ने राज एस्टैब्लिश कर दिया था। ब्रिटिशर्स अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ला चुके थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप कर दी थी। वहाँ पे उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री सेटअप की थी। इस वजह से वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और कॉटन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब कॉटन की डिमांड बढ़ रही है मतलब कपड़े की डिमांड बढ़ रही है तो डाई की डिमांड भी बढ़ेगी। तो इस वजह से धीरे धीरे जो तुम्हारा इंडियन इंडिगो है ना उसकी डिमांड भी बढ़ने लग गई। While the demand for indigo increases, existing supplies from the West Indies and America collapse for variety of reason. ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बट जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका पहले इंडिगो सप्लाई करता था अब उसकी डिमांड घट गई और उसके सामने किसकी डिमांड बढ़ गई, उसके सामने इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो हुआ क्या,
ब्रिटिशर्स इंडिया आए, उन्होंने बोला कि अब वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में तो इतना नहीं है, तो हम लोग ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, हम लोग इंडिया में इंडिगो ग्रो करके लोगों को बेच सकते हैं और हम फ़ायदा कमा सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई आज इंडिगो की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, हम लोगों को इंडिगो का जो एरिया ऑफ कल्टिवेशन है, मतलब हम लोग जो लैंड है इंडिगो की उसको बढ़ाएंगे और लोगों को बाहर बेचेंगे। पहले 1788 में जो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो इंडिगो यूज़ हो रहा था ना, उसमें से 30% इंडियन इंडिगो था। धीरे धीरे देखते देखते 1810 तक तुम्हारा जो 95% जो इंडिगो था ना, वो इंडियन इंडिगो हो गया था ब्रिटेन का। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, कमर्शियल एजेंट एंड ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। ऐसा बोल रहे जैसे जैसे इंडिगो का बिजनेस बढ़ने लगा, कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स ये जो है ना इंडिगो के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने लगे। बहुत सारे ऑफिसर्स अपनी जॉब छोड़ के अपनी इंडिगो बिजनेस में चालू कर दिया। उन लोगों को लगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, और बहुत सारे इंग्लिशमैन और स्कॉटमैन इंडिया में आके बस गए। वो लोग प्लांटर्स बन गए, मतलब वो लोग है ना ये इंडिगो प्रोड्यूस करने वाले लोग बन गए। उनको ऐसा लगा यार इंडिगो में बहुत ज़्यादा पैसा है आने वाले टाइम में। इंडिगो कल्टीवेट कैसे किया जाता था? इंडिगो दो वे में कल्टीवेट किया जाता था, एक नीज कल्टीवेशन था, एक रॉयल्टी कल्टीवेशन। नीज में क्या होता था, इसमें क्या होता था, आप अपनी खुद की लैंड पे आप कल्टीवेशन कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना वो जो है इसको किसी को भी बेच सकते हैं। देखो इसमें क्या होता था, देख लेते, रीड करते हैं। द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन द लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, ही द बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स। क्या बोल रहे हैं वो भाई, एक लैंड अपनी खुद की लैंड है, किसी से रेंट पे लेके लैंड को क्या करता था, कल्टीवेट करता था, वहाँ पे लोगों को हायर करता था, मतलब फार्मर्स को हायर करता था और इंडिगो को कल्टीवेट करता था। नीज कल्टीवेशन में प्रॉब्लम क्या होती थी, ये तुम्हारा जो इंडिगो है ना, उसको कल्टीवेट होने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज और फर्टाइल लैंड चाहिए। होता क्या था कि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा लैंड अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी जो बोलते ना फर्टाइल लैंड है ना, वो बहुत ज़्यादा जो फर्टाइल लैंड थी ना, वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड थी। तो हुआ क्या ना, धीरे धीरे है ना ये नीज कल्टीवेशन जो था ना, उसका स्कोप कम होने लगा, क्योंकि उन लोगों के पास इतनी लैंड ही अवेलेबल नहीं थी, इतना एरिया ही अवेलेबल नहीं था कि वो लोग इनफ है ना इंडिगो का प्रोडक्शन कर पाए। मोर ओवर क्या होता था, लेबर्स को भी ढूंढना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्स अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट एंड अ लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइजली एट द टाइम व्हेन द पीसेंट्स वर यूजुअली बिजी विद द राइस कल्टीवेशन। ऐसा बोल रहे हैं कि है ना बहुत सारा लेबर चाहिए होता था। होता क्या था ना, जब है ना ये तुम्हारा इंडिगो बनता था ना, उसी टाइम पे तुम्हारा राइस भी कल्टीवेट होता था। तो मोस्टली सारे फार्मर्स है ना राइस कल्टीवेशन में बिजी होते थे, तो इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए लेबर्स भी उस टाइम पे इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। आगे जो नीज कल्टीवेशन है ना, उसमें क्या होता था ना, अगर आपके पास 1 बीघा लैंड है ना, तो आपको 2 प्लॉट चाहिए, और उसके जगह अगर आपके पास सोचो 1000 बीघा लैंड है, तो आपको कितने प्लॉट चाहिए, 2000 प्लॉट चाहिए। तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना एक बार के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात थी। मोर ओवर बोलते ना उस टाइम पे सारे प्लॉज है ना राइस फील्ड्स को प्लॉ करने में, मतलब कल्टीवेट करने में बिजी थे। तो इंडिगो प्लांटर्स के पास बोलते ना जितना उनको नीड थी ना, उतने ना ही प्लॉज अवेलेबल थे, ना ही उतने लेबर्स अवेलेबल थे। टिल द लेट 19th century the planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under the system. The rest was under the alternative mode of cultivation, that is royalty system. ऐसा बोल रहे हैं कि 19th century तक प्लांटर्स है ना NIG कल्टीवेशन करने में थोड़ा सा हिचकते थे। सिर्फ और सिर्फ 25% है ना जो कल्टीवेशन होता था इंडिगो को, वो इस मेथड से होता था, बच्चा कुचा रॉयट मेथड से होता था। अभी रॉयटी सिस्टम क्या है वो देखते हैं। अंडर द रॉयटी सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रॉयट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एन एग्रीमेंट। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ रॉयट्स। क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या होता था, इसमें ना प्लांटर्स मतलब जो इंडिगो ग्रो करवाना चाहते हैं, जो ओनर्स है वो इंडिगो फील्ड के, वो लोग क्या करते थे, वो लोग रॉयट्स मतलब जो वहाँ पे ग्रो करेंगे जो फार्मर्स हैं, उनको फोर्सफुली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे कि तुम लोगों को हमारे लिए काम करना पड़ेगा। अगर वो लोग उसको साइन नहीं करते थे ना, तो जो पंच लोग होते थे ना गांव के, उनसे साइन करवाते थे कि तुम लोग साइन करो कि हमारे लिए ये लोग काम करेंगे। साइन करवाने के बाद वो लोग क्या करते थे, ये रॉयट्स को पैसा देते थे एडवांस में। उनको बोलते थे कि तुम लोग ये लो पैसा एडवांस में लो, तुम लोग इस फील्ड पे इंडिगो ग्रो करो और हम लोगों को ये इंडिगो ग्रो करके दो। तो इसके सामने होता क्या था, उन लोगों को लोन दिया जाता था, मतलब कैश दिया जाता था, और बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट पे दिया जाता था। बट द लोन कमिटेड द रॉयट टू कल्टिवेट इंडिगो एंड एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। होता क्या था, अब उन लोगों को
फोर्सफुली लोन दे दिया गया और बोला कि तेरी ज़मीन पे, तेरी जितनी भी ज़मीन है ना, उसका 25% हिस्से पे तेरे को क्या ग्रो करना पड़ेगा, तेरे को इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा। रॉयट्स को ये सिस्टम इसीलिए ख़राब लगा। एक तो होता क्या था, जैसे कि ये फार्मर की फील्ड है, इसमें इसको 25% पे क्या ग्रो करना पड़ता था, इंडिगो ग्रो करना पड़ता था। अब होता क्या था, इंडिगो है ना, इंडिगो ग्रो करने के लिए जो फील्ड का सबसे फर्टाइल वाला पार्ट है ना, उसको वहाँ पे इंडिगो ग्रो करना पड़ता था। इंडिगो जहाँ पे भी ग्रो होता था ना, वो क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा डीप रूट में ग्रो होता था, तो उसके बाद वहाँ पे राइस ग्रो नहीं कर पाते थे। तो लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि साला एक तो हम इंडिगो ग्रो करें, कि एक तो हम इंडिगो ग्रो करें, उसके बाद हम लोगों को मतलब वापस उनका लोन भी रीपे करना है, और इंडिगो के सामने जो हमको ये लोग प्राइस दे रहे हैं, जिस प्राइस में ये लोग हमसे इंडिगो खरीद रहे हैं, वो भी इतना ज़्यादा सस्ता। और ऐसा बोलते थे कि भाई एक बार वो प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद वो लोग उनको वापस लोन देते थे, उन लोगों को बोलते थे वापस और कल्टीवेट करो। तो ये लोन का सिस्टम कभी ख़त्म ही नहीं होता था। उनको, उनके दिमाग में हमेशा वो लोन का बर्डन बना रहता था। उनको वो लोन नहीं लेना होता था तो भी उनको ज़बरदस्ती लोन दिया जाता था। इस तरह से वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे ये सिस्टम थे। इस वजह से एक रिबेलियन हुआ, मतलब एक रिवॉल्ट हुआ, मतलब एक फाइट जैसी हुई, जहाँ पे 1859 के बाद बहुत सारे रॉयट्स बंगाल में, उन लोगों ने बोला हम तो इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे। उन लोगों ने बोला हम लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग ये प्लांटर्स के बोलते ना फोर्स में आके हमारी जो लैंड है उसमें इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग अपनी तलवारें लेके, अपने हथियार लेके, वुमेन्स अपने किचन के इक्विपमेंट्स लेके लड़ाई करने के लिए निकल गई। उन लोगों ने बोला ये प्लांटर्स को हम लोग बॉयकॉट करते हैं, उनको कोई भी सोशल सर्विसेज नहीं दिया जाएगा। जो गोमास्तास थे, गोमास्तास मतलब जो प्लांटर्स के बिहाफ में रेंट कलेक्ट करते थे, उनको भी बॉयकॉट कर दिया गया था। लाठियाल्स मतलब जो है ना, ये लोगों के बॉडीगार्ड जैसे होते थे ना प्लांटर्स के, जो लाठी लेके खड़े रहते थे, उनको भी मार कूट के साइड में कर दिया गया था। इस तरह से ये रिबेल हुआ। उन लोगों ने बोला तुम कुछ भी करो, हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे। अब उन लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आई, उन लोगों ने इंडिगो ग्रो करने से क्यों ना बोला। उन लोगों को समझ आ रहा था कि ये जो इंडिगो सिस्टम, इंडिगो का राइट सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव है, उनको बहुत ज़्यादा दबाने वाला है। मोर ओवर उनको फोर्सफुली साइन करवाया जाता है। उन लोगों को मार पीट के है ना, जितना उन लोगों ने बोला है उतना उनको ग्रो करना पड़ता है, और सामने उनको इतना कुछ रिटर्न मिलता ही नहीं है। तो इस वजह से वो लोग बोले कि हम लोग कुछ भी हो जाए ये ग्रो नहीं करेंगे। तो हुआ क्या, इंडिगो पीसेंट्स लोगों ने ये सारे दंगे किए। तो ब्रिटिशर्स ने है ना ये चीज़ समझी कि अगर ऐसे ही दंगा चलता रहा तो चीज़ें सही नहीं होगी। ब्रिटिशर्स ने ये कमीशन बिठाई इंडिगो कल्टीवेशन की, और उन्होंने बोला कि हाँ, जो ये प्लांटर्स लोग कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं। वो लोग राइट्स के फ़ायदे वाली बात नहीं कर रहे, सारी चीज़ें सिर्फ प्लांटर्स के फ़ायदे की है, राइट्स के फ़ायदे की कोई बात ही नहीं है। तो फिर उन लोगों ने ऐसा ऑर्डर दिया कि अभी जो तुम्हारे कमिटमेंट है वो तुम लोग फुलफिल करो, इसके बाद तुम्हारी मर्जी, अगर तुमको इनके लिए काम करना है तो करो, कोई तुमसे फोर्सफुली काम नहीं करवा सकता। इस तरह से ये पूरा ब्रू रिबेलियन हुआ था। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके अलावा ये अपन ने पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से समझा। ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे जो सिस्टम्स हैं उसको अच्छे से समझना। कोई भी दिक्कत हो मुझे इमीडिएटली डाउट्स पूछना।